दो बहनें रहती थी, तारा और चंदा। तारा बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी और वो हर काम में निपुण थी। वहीं चंदा के नाक पकौड़े की तरह फूला हुआ था और वो काली थी, जिस वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ाया करता था। और तो और यहाँ तक कि उसकी सगी माँ दीपिंती भी चंदा से बहुत दुखी रहा करती थी। एक तो उसकी शकल अच्छी नहीं थी, ऊपर से वो हर काम उल्टा पुल्टा कर दिया करती थी। एक दिन चंदा की माँ उससे कहती है, ए चंदा सुन, तेरी दीदी को कॉलेज जाना है और मुझे भी किसी काम से बाहर जाना है, तो तू जल्दी से अपनी दीदी के लिए नाश्ता बना दे। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, अगर मैं लेट हो गई तो टीचर जी बहुत गुस्सा करेंगी। एक तो 2 साल से एक ही क्लास में फेल होते आ रही है, फिर भी महारानी को स्कूल जाना है। अरे स्कूल जाकर तो कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगी, घर में रहकर घर का काम संभाल, समझी? काली मनहूस कहेगी, जब से पैदा हुई है तब से आफत ही आफत, जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी। अपनी माँ से खरी खोटी सुनने के बाद चंदा रोते हुए किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी चंदा की बड़ी बहन तारा उससे कहती है, चंदा तू जरा मेरे ये कपड़े प्रेस कर दे, मैं नहाकर आ रही हूँ, तब तक कर दियो। ठीक है दीदी। चंदा सब्जी चूल्हे पर चढ़ा हुआ छोड़कर तारा के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी जल्दबाजी में चंदा से तारा का कपड़ा जल जाता है। तभी उधर से तारा आती है, अरे मनहूस, तूने ये क्या किया, मेरा ड्रेस जला दिए। तभी माँ तेरे साथ बिल्कुल सही करती है। माँ जल्दी इधर आइए, देखिए ना इस काली बंदरिया ने ये क्या किया। अरे करम जली, क्या करूँ मैं तेरा, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, नुकसान करने के अलावा तुझे और कुछ आता भी है या नहीं। अरे ये किचन में से क्या जलने की बू आ रही है। हे भगवान, माँ मुझे माफ कर देना, जल्दबाजी में मैं सब्जी चूल्हे पर चढ़ा हुआ छोड़कर ही आ गई थी। कमीनी, तेरी शकल खराब है, लेकिन भेजा तो दिया है ना भगवान ने, या वो भी खाली है, जो भी काम बोलो सब बिगाड़ कर रख देती है। पता नहीं भगवान ने तुझ जैसी मनहूस बेटी को मेरी ही बेटी क्यों बनाया। एक तो बंदर जैसी शकल है, ऊपर से एक भी गुण नहीं है। माँ अब मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। बेटी मेरे अलमीरा में जो नया फ्रॉक रखा है ना, जा उसे ही पहन ले। पर माँ वो फ्रॉक तो मेरी है ना, वो तो पिताजी ने मेरे लिए भिजवाई थी। अरे नया फ्रॉक पहनने के लिए अच्छी शकल भी होनी चाहिए, तो चाहे कुछ भी पहन ले, लगनी तो बंदरिया ही है। चंदा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ की फिर से आवाज आती है, अरे ओ महारानी, अब कमरे में बैठकर आराम ही करोगी या कोई काम भी करोगी। क्या काम है माँ। ये ले मटकी और जा नदी से इसमें पानी भर कर ले आ, और हाँ इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी। चंदा रोते रोते मटका लेकर नदी के किनारे चली जाती है और वहाँ बैठकर खूब रोती है। भगवान जी, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कल तक तो बाहर वाले ही मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो मेरी माँ और मेरी बहन भी मेरा मजाक उड़ाने लगी है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। हाँ अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये सोचकर चंदा जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है, तभी नदी में से एक आवाज आती है, रुक जाओ लड़की, ये तुम क्या करने जा रही हो, मरना किसी समस्या का हल नहीं। फिर आप ही बताओ नदी जी, मैं मरूं नहीं तो क्या करूं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वही माँ मुझे हर रोज मेरे रंग रूप को लेकर ताने देती है, फिर ऐसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी। बेटी रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, इंसान को अंदर से सुंदर होना चाहिए, बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। नदी जी मैं हार चुकी हूँ, मुझ में अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। मैं अब अपनी ये बदसूरत शक्ल किसी को नहीं दिखाना चाहती। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। तुम मेरी नदी में 3 बार डुबकी लगाओ, तुम्हारा स्वरूप खुद ब खुद बदल जाएगा। उसके बाद चंदा उस नदी में 3 बार डुबकी लगाती है और उसका बाल सहित पूरा शरीर सुनहरे सोने की तरह हो जाता है और वो खुशी खुशी
पानी लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर जब चंदा अपना बाल पोंछती है तो उसके सर से सोना गिरने लगता है। जब उसकी माँ ये देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि चंदा का पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरे चंदा बेटी, ये क्या हो रहा है? और तुम एकदम से सोने की तरह कैसे दिख रही हो? और ये तुम्हारे बाल भी सोने के हो गए हैं, ये कैसे हुआ बेटी? उसके बाद चंदा अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी माँ चंदा को बहुत प्यार करती है और बोलती है, अरे मेरी प्यारी बेटी चंदा, इधर आ, मैं तेरी सुंदर सी चोटी बना दूं, जिससे तुम्हारा ये सुनहरा रूप और भी सुंदर लगने लगे। आ मेरी बेटी। उसके बाद चंदा की माँ चंदा के बाल बनाती है। चंदा की माँ चंदा के बाल में जितनी बार कंघी करती है उतना ही उसके बालों से सोना झरता है। यहाँ तक कि चंदा जब भी चलती है तब उसके शरीर से सोना झरता है और उसकी माँ जल्दी जल्दी झाड़ू लगाकर सारा सोना इकट्ठा करती है। वाह, किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब मैं इतना सारा सोना कहाँ रखूंगी? मैं जल्दी से इसे सुनार के यहाँ से बेच आती हूँ। इस तरह से उस दिन के बाद से चंदा की माँ हर रोज सोना बेचने लगती है और देखते ही देखते वे लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। लेकिन उसकी लालच कम नहीं होती और वो पूरे दिन अपनी चंदा बेटी के पीछे झाड़ू लेकर घूमा करती है और उसके शरीर से झरने वाले सारे सोनों को इकट्ठा करती है। अरे ओ तारा, बेटा चंदा, दोनों खाना खाने आ जाओ। उसके बाद दीपिंती तारा के लिए रोटी सब्जी और चंदा के लिए मक्खन और पनीर देती है। ये क्या माँ, इतना सारा मक्खन और पनीर? हाँ हाँ बेटी, खाओ बेटी, तुम्हें मक्खन और पनीर बहुत पसंद है ना? हाँ माँ। उस दिन से चंदा को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन उसी गांव में रहने वाली मृदुला की नजर दीपिंती पर जाती है। अरे ये दीपिंती पूरे दिन भर में 2-4 चक्कर सुनार के दुकान का लगा ही लेती है। आखिर ये इतना सोना कहाँ से लाती है जिसे बेचने ये हर रोज सुनार के यहाँ जाती है? और तो और ये तो अब इस गांव की सबसे अमीर औरत बन गई है। मुझे पता तो लगाना पड़ेगा। मृदुला की एक बेटी थी जिसका नाम दीपा था। दीपा चंदा की ही सहेली थी। अरे बेटी, वो क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, तेरी सहेली चंदा। बेटी, आज से तो जब उसके घर जाएगी ना तो उस पर नजर रखियो कि आखिर उसकी माँ दीपिंती इतना सारा सोना कहाँ से लेकर आती है। अरे माँ, हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गई। वो जो चंदा है ना, वो जादुई नदी से मिले वरदान की वजह से पूरे सोने की हो गई है और वो जब भी चलती है तो उसके बदन से सोना झरता है और उसकी माँ उसी सोने को झाड़ू से समेट कर उसे हर रोज बाजार में बेचा करती है। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटी तूने। अब मैं उस चंदा के बच्चे को किडनैप करके उसका सारा सोना चुरा लूंगी। ठीक है माँ। कल जब चंदा की माँ सोना बेचने सुनार के घर जाएगी उसी वक्त मैं चुपके से उसे किसी बहाने से अपने साथ ले आऊंगी। उसके बाद अगले दिन दीपा चंदा को अपने साथ बहला फुसला कर अपने घर ले आती है। फिर उसकी माँ और दीपा मिलकर चंदा का हाथ पैर बांधकर उसे बेहोश कर देते हैं। बेटी, अब हमें ज्यादा देर इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है, वरना किसी भी वक्त इसके घर वाले इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। हमें जल्दी ही इसे लेकर शहर में तुम्हारे सुनार मामा के यहाँ जाना होगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर चंदा को लेकर अपने सुनार मामा के घर चले जाते हैं। ये लीजिए भैया, सोना और सोना देने वाली मुर्गी। अरे बहन, ये क्या है? आखिर इस सोने के साथ इस लड़की को क्यों यहाँ लाई हो? भैया, यही तो है सोना देने वाली मुर्गी। देखो बहन, इसे अगर यहाँ पर इस तरह रखकर हम सोना बेचते रहे तो एक ना एक दिन हमें पुलिस पकड़ ही लेगी और तुम्हारे साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। फिर भैया, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताता हूँ बहना, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। ऐसा करते हैं, हम इस पूरी लड़की को ही पिघला देते हैं और इस तरह सारा सोना हमारा हो जाएगा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह भैया, मान गई आपको।
आखिर आप मेरे ही भाई हो। इधर कुर्सी से बंधी चंदा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और वो उन सारी बातों को सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या? ये लोग तो मुझे इस तरह मार ही डालेंगे। हमें अब मुझे कौन बचाने आएगा? हे भगवान, अब मैं समझ गई, ऊपरी सुंदरता से इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आखिर देखो, ज्यादा सुंदर बनने के चक्कर में मैं नई मुसीबत में फंस गई। मुझे जादुई नदी की बात मान लेनी चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद करो। कहाँ हो आप? मुझे इन जालिमों से बचाओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी वहाँ बाल्टी में रखे पानी में से आवाज आती है। चंदा, चंदा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जादुई नदी, आप यहाँ? हाँ चंदा, मुझे पता था तुम्हारे इस सुनहरे रूप की वजह से तुम किसी मुसीबत में जरूर फंसोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। मैं समझ गई जादुई नदी, मुझे कोई सुंदरता नहीं चाहिए, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद जादुई नदी के जादू से चंदा का रस्सी अपने आप खुल जाता है। चंदा, अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। चंदा वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर मृदुला और उसका भाई आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी जादुई नदी की जादुई शक्तियों से उन दोनों का हाथ पैर रस्सी से अपने आप बन जाता है और डंडे से उसकी खूब पिटाई होने लगती है। इधर चंदा भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे, मैं तो फिर से पहले की तरह हो गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँगी? अगर अब मैं फिर से घर गई तो माँ मुझसे फिर से नाराज हो जाएगी और वो फिर से मुझसे पहले जैसा व्यवहार करने लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। लेकिन ये क्या, मैं ये कहाँ हूँ? यहाँ तो मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। इधर चंदा की माँ और उसकी बहन उसको पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन चंदा का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। जिसके बाद वे लोग चंदा को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाते हैं। तभी दीपंती की नजर एक पेड़ के नीचे सो रही चंदा पर जाती है। अरे मेरी बेटी चंदा, बेटी तू यहाँ पर क्या कर रही है? बेटी, तू जंगल में इस तरह जमीन पर क्यों सो रही है? माँ, अब मैं वो सुनहरी चंदा नहीं रही, फिर से आपकी मनहूस चंदा बस सूरत बन गई है। नहीं बेटी, मुझे शर्मिंदा मत कर। बेटी कभी अपनी माँ के लिए मनहूस नहीं होती। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे तेरी कमी तब पता चली जब तू 3-4 दिनों से घर नहीं आई। बेटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब से तारा और चंदा दोनों बेटी को एक समान ही प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ चंदा, और अब से हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे।